सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम प्रकट अधिमान सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, या जिसे उद्घाटित अधिमान सिद्धांत रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है वो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रतिपादित किया है 1938 में। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन का जो सिद्धांत है वो उपभोक्ता व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ठीक है, प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहारों के अध्ययन करता है। ठीक है, वास्तविक व्यवहार मतलब कीमत और आय के जो विभिन्न स्तर होते हैं उन पर उपभोक्ता कितनी कितनी मांग करता है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन सैमुअल्सन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किसी एक विशेष कीमत स्तर पर लोगों द्वारा वस्तुओं की वास्तव में कितनी मात्रा खरीदी जाती है, केवल उसी संयोग पर ये सिद्धांत विचार करता है। ठीक है, मतलब उपभोक्ता के सामने किसी वस्तु के विभिन्न बहुत सारे काल्पनिक संयोग हो सकते हैं, लेकिन प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है उन सभी काल्पनिक संयोगों पर विचार नहीं करता है, केवल उसी संयोग पर विचार करता है जिसे उपभोक्ता वास्तव में खरीदता है। ठीक है, जिसे उपभोक्ता वास्तव में पसंद करता है, जिसे उपभोक्ता अन्य संयोगों की तुलना में अधिमान देता है। ठीक है, प्रकट अधिमान सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं कि उपभोक्ता के सामने विभिन्न जो काल्पनिक संयोग हो सकते हैं दो वस्तुओं के, उनमें से जिस संयोग को उपभोक्ता अधिमान देता है या जिस संयोग को वास्तव में उपभोक्ता खरीदता है उसी संयोग की इसमें बात की गई है प्रकट अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत। और इस सिद्धांत को मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल भी कहते हैं। ठीक है, जो पहला है वो हमारा सीमांत उपयोगिता हास नियम है, फिर उसके बाद में दूसरा जो है तटस्था वक्र विश्लेषण है, और तीसरा हमारा ये है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल, और इसे हम मांग का आचरणवादी क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकट अधिमान सिद्धांत है उसकी मुख्य मान्यताएं कौन कौन सी हैं, किन बातों को इसमें माना गया है। तो सबसे पहले इसमें माना गया है कि उपभोक्ता केवल दो ही वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, उपभोक्ता दो वस्तुओं को खरीदता है। उपभोक्ता की जो आय है वो स्थिर रहते हैं। तीसरा, उपभोक्ता के सामने जो दो वस्तुएं हैं उन दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। फिर उपभोक्ता की जो रुचियां होती है वो भी स्थिर मानी गई हैं, उपभोक्ता की रुचियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के संयोगों का जो चयन किया जाता है वो उपभोक्ता के अधिमान को प्रकट करता है। ये हमारी पांचवी मान्यता है। फिर छठी मान्यता है कि सिद्धांत मजबूत क्रम पर आधारित हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मतलब उपभोक्ता के सामने बहुत सारे संयोग हो सकते हैं, लेकिन उन विभिन्न संयोगों में से उपभोक्ता केवल एक संयोग को ही चुनता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत जो है मजबूत क्रम पर आधारित है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, हम सभी संयोगों की बात नहीं करेंगे, केवल एक संयोग के बारे में ही अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता वो है संगतता जांच। संगतता जांच का अर्थ होता है कि यदि उपभोक्ता किसी स्थिति में ए संयोग को बी की तुलना में अधिमान देता है, ठीक है, ए की तुलना में अगर वो बी को अधिमान देता है तो अन्य परिस्थितियों में कभी भी वो बी को ए की तुलना में अधिमान नहीं देगा। ऐसी स्थिति क्या होगी, असंभव। ठीक है, अगर ए को वो बी की तुलना में पसंद करता है तो कभी भी वो बी को ए की तुलना में अधिक अधिमान नहीं देगा। ठीक है, इस मान्यता को हम क्या कहते हैं, संगतता, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट मान्यता हमारी है सक्रमकता, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि उपभोक्ता ए संयोग को बी की तुलना में अधिमान देता है, ठीक है, ए को बी की तुलना में वो प्रिफर करता है और बी को प्रिफर करता है अगर वो सी की तुलना में, तो इसका मतलब है हमेशा उपभोक्ता ए को प्रिफर करेगा बी की तुलना में। ठीक है, बी की तुलना में ए को हमेशा वो अधिमान देगा। इस मान्यता को क्या कहा जाता है, सक्रमकता की मान्यता, ट्रांजिटिविटी टेस्ट।
और फिर एक इसमें माना गया है कि उपभोक्ता जो हो कैसा होता है, विवेकशील होता है, मतलब उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो ये सारी इस विश्लेषण की मान्यताएं हैं। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। का सिद्धांत क्या कहता है कि उपभोक्ता के पास में दो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग होते हैं, तो उन विभिन्न संयोगों में से वो क्या करता है, किसी एक संयोग को खरीदने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो एक संयोग को जो खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है, उसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, माना कि उपभोक्ता के पास में दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग है, जैसे ए हैं, बी हैं, सी हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संयोग है। अब उपभोक्ता इनमें से क्या करता है, किसी एक संयोग को खरीदने का निर्णय लेता है। माना कि वो किसको खरीदता है, एक को खरीदता है। ठीक है, एक संयोग को अगर खरीदता है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो बी सी को नहीं खरीद सकता है, तो वो ए को खरीद रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। पहला कारण क्या है कि हो सकता है कि उपभोक्ता इस ए संयोग को इन दोनों की तुलना में, बी और सी की तुलना में अधिक पसंद करता है। ठीक है, ए संयोग को वो बी और सी की तुलना में अधिक पसंद करता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि जिस संयोग को वो खरीद रहा है ए को, ये बी और सी की तुलना में क्या हो, सस्ता हो। तो दो कारण हो सकते हैं जो उपभोक्ता किसी एक संयोग को खरीदता है। क्यों खरीद रहा है, या तो हो सकता है कि वो उस संयोग को पसंद कर रहे हैं, या दूसरा कारण हो सकता है कि वो जो संयोग खरीद रहा है वो सस्ता हो सकता है। ठीक है, अब देखो, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम मान लेते हैं कि माना कि उपभोक्ता के पास में दो संयोग हैं, ए और बी। अब उपभोक्ता क्या करता है, ए संयोग को बी की तुलना में अधिमान देता है। ठीक है, बी की तुलना में अगर वो ए जो है उसको वो खरीद लेता है। ठीक है, उपभोक्ता के पास में दो संयोग हैं, ए और बी। अब वो क्या करता है कि इस ए संयोग को खरीद लेता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि या ये हो सकता है कि वो ए को पसंद करता है, या दूसरा कारण हो सकता है कि बी की तुलना में ए क्या हो, सस्ता हो। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब इनकी कीमतों के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त होती है तो कोई भी जो निष्कर्ष है उसको हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। ठीक है, जब कीमतों की जानकारी होती है। अब ऐसा मान लें कि जो ए संयोग जिसे उपभोक्ता खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन ये संयोग क्या है, बी की तुलना में महंगा है। ठीक है, ए संयोग जिसे उपभोक्ता बी की तुलना में अधिमान देता है, खरीद लेता है, और दोनों की अगर तुलना की जाए और ए संयोग क्या है, अगर महंगा है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उपभोक्ता बी की तुलना में ए को प्रकट रूप से अधिक पसंद करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो बी है वो प्रकट रूप से निम्न कोटि का है। ठीक है, ए और बी में से वो ए को खरीदता है, और ए संयोग अगर बी की तुलना में महंगा है, तो क्या कह सकते हैं हम कि वो ए संयोग को प्रकट रूप से अधिक पसंद करता है बी की तुलना में। या यूं हो सकता है कि जो बी जो संयोग है वो निम्न कोटि का हो सकता है। इसको हम समझाने के लिए एक रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, माना कि जैसे हमारे पास में ये रेखा चित्र, इसमें हमने ओ एक्स अक्ष हमारा जो है इस पे हमने वस्तु एक्स ले ली है, और ओ वाई जो है, ठीक है, उस पे हमने वस्तु वाई ले ली है, और ए बी जो है वो हमारी बजट रेखा है। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये क्षेत्र है ए बी ओ, ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, उपभोक्ता का चुनाव करने का त्रिकोण। मतलब उपभोक्ता जो चुनाव करेगा विभिन्न वस्तुओं के संयोगों का, वो इस त्रिकोण के अंदर अंदर ही कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बजट उसका ये है, उसके बजट से बाहर जो बिंदु हैं एच के, उसको तो वो खरीद नहीं सकता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता इन विभिन्न संयोगों में से डी का चुनाव करता है। ठीक है, डी का चुनाव करता है, और डी के बराबर जो कीमत वाले हैं, बराबर लागत वाले, बराबर महंगे कौन कौन से और हैं, सी और ई। मतलब सी डी और ई,
इन तीनों की लागत क्या है, बराबर है, बराबर कीमत है इन तीनों की, ठीक है। लेकिन फिर भी उपभोक्ता क्या करता है, इस डी को खरीद लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उपभोक्ता डी को सी और ई की तुलना में अधिक पसंद करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माना कि जो उपभोक्ता हमारा वास्तव में कौन से संयोग को खरीद रहा था, डी को। तो डी संयोग को जो खरीद रहा है वो उपभोक्ता का क्या है, एक तरह से पसंद है, उपभोक्ता के अधिमान को पसंद करता है कि उपभोक्ता अन्य की तुलना में इसको अधिक पसंद करता है। एफ और जी उसको भी वो खरीद सकता है, लेकिन वो उसके लिए क्या है, सस्ते हैं, ठीक है। तो ये प्रकट अधिमान नहीं कह सकते। प्रकट अधिमान एफ और जी की तुलना में अगर वो सी डी ई इनमें से किसी को खरीदता है तो उसको हम कहेंगे प्रकट अधिमान। लेकिन अब वो सी डी ई तीनों को खरीद सकता है, लेकिन अगर वो डी को खरीदने का निर्णय लेता है तो ये क्या है, उसका प्रकट अधिमान है। क्यों, क्योंकि इस लागत में उसके पास में सी भी उपलब्ध है, ई भी उपलब्ध है, लेकिन इन दोनों को वो नहीं खरीद के, सी और ई को नहीं खरीद के किसको खरीदता है, डी को। तो डी खरीदने का जो उसका निर्णय है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकट अधिमान। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमारा संयोग एच है और के हैं वो निम्न कोटि के नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इन संयोगों को एच और के को उपभोक्ता नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसका जो बजट है वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है। उसका जो बजट रेखा है वो क्या हमारी ए बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, उसको जो चयन करना है, उपभोक्ता को जो चयन करना है वो किसके अंदर करेगा, ओ ए बी इस त्रिकोण के अंदर अंदर ही उसको चयन करना था, ठीक है। और इसमें से डी संयोग को अगर वो चुनाव कर रहा है तो डी संयोग क्या कहलाएगा, उसका प्रकट अधिमान, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत है। अब देखिए प्रकट अधिमान सिद्धांत को हम इस रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मांग के नियम को व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रकट अधिमान सिद्धांत द्वारा हम मांग का नियम ज्ञात कर सकते हैं। मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा जो रिजल्ट है, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, जिसको हम मांग का नियम कहते हैं, उससे हम इस प्रकट अधिमान सिद्धांत द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए प्रकट अधिमान सिद्धांत को क्या कहा जाता है, मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल, ठीक है, थर्ड रूट, तीसरा मूल हम कहते हैं, जो हमने प्रारंभ में पढ़ा था। अब देखते हैं हम किस रेखा चित्र में, जैसे हमारी जो प्रारंभिक बजट रेखा है वो है ए बी, ठीक है। ए बी क्या है, हमारी प्रारंभिक बजट रेखा है। और उपभोक्ता क्या करता है, इस ए बी बजट रेखा पर पी एक ऐसा बिंदु है जिसे वो अधिमान देता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकट अधिमान कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम कुछ कंडीशन को मान लेते हैं। अब हम मानते हैं कि जो एक्स वस्तु हैं, ठीक है, जो हमने ओ एक्स अक्ष पे ली हैं और इधर हमने कौन सी वस्तु ली है, वस्तु y। अब हम मानते हैं कि जो वस्तु x है उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या होगा, उसका अब कम मात्रा खरीद पाएगा, ठीक है। पहले उसकी जो प्रारंभिक बजट रेखा वो क्या है, ए बी, और अब x वस्तु की कीमत बढ़ने से जो बजट रेखा है वो बन जाएंगी हमारी ए बी वन, ठीक है। ये नई बजट रेखा बन गई है। अब नई बजट रेखा बन गई है तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो एक तरह से जरूरी हो गया है कि उपभोक्ता जो वस्तु एक्स है उसका प्रयोग क्या कर दें, कम कर दें, या वस्तु y का प्रयोग कम कर दें, या दोनों वस्तुओं का प्रयोग कम कर दें। क्यों, क्योंकि जो P बिंदु हैं, वस्तु x की कीमत बढ़ने से अब P बिंदु को वो प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके बजट से बाहर है। क्यों, क्योंकि उसकी बजट रेखा क्या हो गई है, ए बी वन, ठीक है। तो इसका मतलब